हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे इवोल्यूशन वाला चैप्टर। तो सबसे पहले जानते हैं कि इवोल्यूशन होता क्या है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली या एसेक्सुअली करते हैं। तो जो जो पेरेंट सेल होती हैं उनसे जो हमारी डॉटर सेल्स बनती हैं वो थोड़ा डिफरेंट होती हैं, एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है। तो इनके बीच में जो वेरिएशन आता है, यही वेरिएशन यदि यदि जनरेशन बाई जनरेशन मतलब लगातार आए, क्या है लगातार आए मतलब बहुत सारे जनरेशन के बाद ये पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है। एक जनरेशन दो जनरेशन में नहीं पता चलता है, क्या होता है बहुत मतलब कई सारे जनरेशन के बाद ये पता चलता है। तो क्या होता है इवोल्यूशन, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के गुणों में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है। तो इवोल्यूशन किसे कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के गुणों में क्या हो, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो, परिवर्तन हो, यही चीज हमारा इवोल्यूशन हो जाता है। तो द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीसीज ओवर सेवरल जनरेशंस। अब देखते हैं बिग बैंग थियरी के बारे में। किसके बारे में, बिग बैंग थियरी के बारे में। मतलब इसमें हमको ये पता चलेगा कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी हमारी कैसे बनी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बिग बैंग थियरी। तो इस थियरी को 1931 में एपे लेमेंचरे ने दिया था। किसने दिया था, एपे लेमेंचरे ने दिया था, और बताया था कि इस यूनिवर्स का निर्माण 20 बिलियन साल पहले हुआ था। कितने साल पहले, 20 बिलियन साल पहले। जो हमारा यूनिवर्स है उसका निर्माण 20 बिलियन साल पहले हुआ था। और जो हमारी पृथ्वी थी उसका निर्माण कितना साल पहले हुआ था, 4.5 बिलियन साल पहले। तो देखिए, तो बिग बैंग थियरी के अनुसार इस थियरी को 1931 में एपे लेमेंचरे ने दिया था और बताया था कि यूनिवर्स का निर्माण 20 बिलियन साल पहले हुआ था। और इन्होंने ये बताया था कि इस यूनिवर्स में क्या हुआ था, मतलब यहाँ पे मतलब समझो कि हमारी जहाँ जो यूनिवर्स हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ कंडेंस मैटर था। क्या था, कंडेंस मैटर था। कंडेंस मैटर था, समझो कि ऐसा कुछ मैटर था कंडेंस एकदम। इसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, मतलब यहाँ से फटा और इसके सैकड़ों टुकड़े बन गए। क्या बने, सैकड़ों छोटे बड़े टुकड़े बन गए और एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हो गए। यही आगे चल के हमारे प्लैनेट्स बन गए। ठीक है ना। तो वही तो कुछ कंडेंस मैटर था और उसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, जिसके टुकड़े स्काई में फैल गए, आकाश में क्या हुआ, स्पेस में उसके टुकड़े फैल गए और जिन टुकड़ों से नए नए ग्रह बने और यूनिवर्स का निर्माण हुआ। अब देख, उन्हीं टुकड़ों में से एक हमारी टुकड़ा कौन सी है, पृथ्वी की है। उससे ही क्या है, पृथ्वी है हमारी। तो पृथ्वी का ओरिजिन या उत्पत्ति 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। कितने साल पहले, 4.5 बिलियन साल पहले। और इसका यूनिवर्स का निर्माण 20 बिलियन साल पहले हुआ था। कितना साल, 20 बिलियन साल पहले हुआ था। देखिए, जो हमारी अर्थ होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, 3 पार्ट्स होती हैं। कौन सा, पहला होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है कोर। तो देखिए, जो ऊपर वाली सबसे जो परत होगी, जो ऊपर वाली होगी, कौन सी, जो ऊपर वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। शायद 10 किलोमीटर अंदर तक जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। उसके बाद आती है हमारी मेंटल वाली कवर। कौन सी, मेंटल। तो पहले हमारी क्रस्ट हो जाती है, दूसरी मेंटल और तीसरा वाला कोर हो जाता है। तो कोर में 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। अब देखिए क्रस्ट के बारे में। तो देखिए क्रस्ट, यह आउटर लेयर है। क्रस्ट क्या है, आउटर लेयर, पहले आपने देख लिया। और क्या होती है, सॉलिड होती है। क्रस्ट जो होती है वो आउटर लेयर होती है और सॉलिड होती है। वही बात करते हैं मेंटल की। तो मेंटल क्या होती है, अर्थ की मिडिल पार्ट होती है, यानी दूसरी लेयर होती है, जो कि आयरन और मैग्नीशियम से बनी होती है। अब तीसरा जो था हमारा सबसे इनर वाला, सबसे सेंटर वाला, जो ये सेंटर वाला होता है वो कौन होती है, कोर होती है। तो कोर क्या होती है, सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ। 2 कोर इसमें पाए जाते हैं सेंट्रल वाले में। सेंट्रल वाले में कितना होगा, 2 कोर होंगे। देखिए, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। आउटर कोर क्या होता है, सेमी सॉलिड। वही बात करें इनर कोर की तो वो सॉलिड होता है। तो आउटर कोर सॉलिड, सेमी सॉलिड हो जाएगा और इनर कोर हमारा सॉलिड हो जाता है। और जो ये आउटर और इनर कोर है ना, इन्हीं में हमारे निकल और आयरन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। निकल और आयरन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मान लीजिए अब हमारा यूनिवर्स तो बनने को बन गया, यूनिवर्स बना, उसके बाद हमारी पृथ्वी बन गई। अब जब पृथ्वी बनी थी तो यहाँ पे क्या था कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, इतना तो आपको पता ही होगा। ऑक्सीजन और पानी शायद उपस्थित नहीं था, मतलब शायद नहीं, मतलब उपस्थित नहीं था, मतलब एटमॉस्फेयर नहीं था पृथ्वी पे। क्या था, एकदम धधकती आग की गोला थी। कैसी थी, धधकती आग की गोला थी, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। और क्या हुआ कि बारिश वारिश हुआ, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी थोड़ी थोड़ी ठंडी होती चली गई और बाद में रहने लायक बन गई। उसके बाद जीवों का निर्माण हो गया। ठीक है ना। अब भी देखिए, पृथ्वी को जब अंदर तक खोदते जाएंगे तो अंदर क्या होगा, हमको गर्मी महसूस होती है, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इससे ये पता चलता है कि पहले हमारी पृथ्वी क्या थी, बहुत गर्म थी, मतलब आग का एक गोला थी। तो देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ।
हमारे इतिहास में बहुत सारी थियरी दी गई हैं जो लाइफ की ओरिजिन को बताती हैं। तो पहला जो थियरी था वो था थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। कौन सा? थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन थियरी। इस थियरी के अनुसार क्या, क्रिश्चियन मिथोलॉजी के अनुसार, मतलब इस थियरी के अनुसार जो हमारा क्रिश्चियन मिथोलॉजी होता है वो क्या बताता है, जो बाइबल होता है वो क्या बताता है कि धरती पे सबसे पहले एडम और एव आए थे। कौन आए थे? एडम और एव आए थे। उन्होंने एक दूसरे के बीच में इंटरकोर्स किया और नए नए मतलब बच्चों को जन्म देते चले गए। फिर वो एक दूसरे से ऐसे करके क्या हुआ कि यहाँ पे यूनिवर्स का निर्माण, मतलब यहाँ पे लाइफ का निर्माण हो गया। तो ये थियरी किसके, मतलब ये किसके द्वारा होता है? बाइबल के अनुसार। वही बात करें हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, हिंदू मेथोडोलॉजी के अनुसार, तो धरती पे सबसे पहले कौन आया था? मतलब इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे सबसे पहले श्रद्धा और मनु आए थे, जो कि ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किए गए थे। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किए गए थे। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है। देखिए जो हमारा यूनिवर्स था वो 20 बिलियन साल पहले निर्माण हुआ इसका। अर्थ का 4.5 बिलियन साल पहले हो गया था। जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, जो नॉन सेलुलर फॉर्म जो लाइफ का था, वो 3 बिलियन साल पहले। ये 20 बिलियन साल, ये 4 बिलियन साल, ये 3 बिलियन साल, ठीक है ना। और जो कि देखिए फर्स्ट ये नॉन सेलुलर था, ये फर्स्ट ऑफ सेलुलर पे आ जाते हैं। तो ये नॉन सेलुलर, ये सेलुलर। तो सेलुलर फॉर्म ऑफ वायरस लाइफ 200 मिलियन साल पहले, कितना? 200 मिलियन साल पहले आया था। वही बात करते हैं इन्वर्टिब्रेट्स, तो इन्वर्टिब्रेट्स 500 मिलियन साल पहले। जॉलेस जो हमारी फिशेस थी जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता था, वो फिशेस 350 मिलियन साल पहले। जो सीविड्स थे वो 300, सीविड्स मतलब जो समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं जीव, वो कितना? 320 मिलियन साल पहले। वही बात करते हैं फिश लाइक रेप्टाइल्स, जो हमारी रेप्टाइल्स होती हैं, जो हमारी क्या होती हैं? रेप्टाइल्स होती हैं, जो रेंग के चलने वाली होती हैं, उनका 200 मिलियन साल पहले उत्पत्ति हुई थी। वही बात करें डायनासोर जो हमारे थे, वो डिसअपियर कब हो गए थे? डायनासोर कब हो गए थे? 65 मिलियन साल पहले, 65 मिलियन साल पहले। और वहीं पे आते हैं द्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, जो कि हम, ये ह्यूमन का है दोनों, द्रायोपिथेकस और रामापिथेकस क्या है? ह्यूमन इवोल्यूशन का है। तो ये 15 मिलियन साल पहले आए थे। कितने साल पहले? 15 मिलियन साल पहले। 15 मिलियन साल का मतलब क्या हुआ? 1.5 करोड़ साल, 1.5 करोड़ साल पहले, ठीक है ना। 1.5 करोड़ साल पहले आया था। अब आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा थियरी था हमारा थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। पहला हम लोग स्पेशल क्रिएशन वाला थियरी देखे हैं, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और दूसरा था हमारा थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थियरी के अनुसार जो लाइफ था ना, वो सडनली नॉन लिविंग वस्तुओं से बन गया, मतलब नॉन लिविंग जो थिंग्स थी इस धरती पे, उसे सडनली क्या हुआ? हमारा लाइफ बन गया, ये ओरिजिनेट हुआ। सबसे पहले नील नदी में, जो हमारी नील नदी होती है, जो कि सबसे लंबी नदी होती है। नील नदी कौन है? सबसे लंबी नदी है। तो उस नदी में सबसे पहले हमारी फ्रॉग्स, फिशेस और एम्फीबियंस की उत्पत्ति हुई। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि यदि ह्यूमन के स्वीट को, यदि हम जो मानव का पसीना है और वीट को हम एक साथ मिला के 1 महीने तक करीब रख दें, तो उसमें क्या होते हैं? चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भी कहा जाता है, लेकिन इसको डिस्प्रूव कर दिया था हमारे लुईस पास्चर चचा ने। किसने? लुईस पास्चर जी ने कर दिया था। जो पास्चर चचा थे उन्होंने इसको क्या किया था? डिस्प्रूव कर दिया था। और इनके साथ साथ रेडाई भी थे। कौन थे? रेडाई भी थे। अब देखिए तीसरा थियरी ऑफ स्पर्मिया या स्पोर थियरी। देखिए पैन स्पर्मिया, यहाँ पे स्पोर या स्पर्म कुछ आ रहा है ना, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोर थियरी बोलते हैं। तो थियरी ऑफ पैन स्पर्मिया थियरी। तो इस थियरी के अनुसार अर्थ पर कुछ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर गिरा। हमारी मान लीजिए क्या थी? अर्थ थी हमारी, यहाँ पे अर्थ थी। इस अर्थ पे क्या हुआ कि कुछ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर आके गिरा, इस स्पोर लाइक स्ट्रक्चर आके यहाँ पे गिरा, और यहाँ पे लाइफ का हमारा निर्माण हो गया, लाइफ का निर्माण हो गया ना, यहाँ पे लाइफ का निर्माण हो गया। अब देखिए तो इस थियरी के अनुसार क्या हुआ था कि अर्थ पे कुछ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर गिरा जिससे हमारी लाइफ बनी। इसको भी डिस्प्रूव कर दिया गया। अब चौथा हमारा थियरी था थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। मतलब इस थियरी के इटर्निटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या था? इस थियरी के अनुसार ना इस धरती पे कोई ना कोई पहले से रहते हुए आया है, जो कि एकदम बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हमको तो यही ना जानना है कि लाइफ कैसे बनी, लेकिन यहाँ पे ये बता दे रहा है कि पहले से कोई ना कोई रहते हुए आया है। तो ये तो एकदम से इसको हटा दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए आगे। अब था पांचवा थियरी, थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, इस थियरी के अनुसार क्या होता है कि लाइफ धरती पे ना समय समय पे डिजास्टर्स आते हैं, जैसे तूफान आता है, हमारे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं,
ठीक है ना। तो क्या होता है कि वोल्केनिक इरप्शंस हो गया, कुछ कुछ समय समय पे डाइजेस्टर्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, लाइफ को वहाँ पे खत्म कर देते हैं, और फिर कुछ समय बाद वही लाइफ फिर से उत्पन्न हो जाती है। इस थियोरी को भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो थियोरी ऑफ कैलेस्टोपिज्म ये था कि समय समय पर इस पृथ्वी पर डिजास्टर्स आते हैं, जैसे तूफान हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, फ्लूड आ गया, मतलब बाढ़ आ गया, सब डूब के मर गए, उसके बाद लाइफ खत्म हो जाती है, फिर कुछ समय बाद लाइफ दोबारा बन जाती है। अब आते हैं मॉडर्न थियोरी पे। ये सब तो थियोरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। हम लोग कुछ अब विश्वास करते हैं मॉडर्न थियोरी पे। मॉडर्न थियोरी थी हमारी कुछ 70-80% तक सही बताती है। तो मॉडर्न थियोरी को ओपेरिन और हेल्डेन के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। तो मॉडर्न थियोरी किसने दिया था, ओपेरिन और हेल्डेन वैज्ञानिक दोनों दिए थे, ओपेरिन और हेल्डेन ने दिया था। देखिए उन्होंने जो थियोरी दिया था वो कौन सा थियोरी था, केमिकल थियोरी या नेचुरलिस्टिक जिसको बोलते हैं, केमिकल थियोरी या नेचुरलिस्टिक, और उन्होंने केमिकल इवोल्यूशन बताया था। उन्होंने केमिकल इवोल्यूशन को बताया था, या केमिकल थियोरी दी थी, या नेचुरलिस्टिक, इन तीनों को याद कर लीजिए आप। देखिए उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि हमारे पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर नहीं था। क्या था, एटमॉस्फेयर नहीं था। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या थे कि कुछ एलिमेंट प्रेजेंट थे हमारे पृथ्वी पे, कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, और कुछ थे। ये सब क्या थे, प्रेजेंट थे। किस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट थे, एटॉमिक फेज में प्रेजेंट थे। उसके बाद एक दूसरे से जुड़े और क्या बनाए, मॉलिक्यूलर फेज बनाए। तो केमिकल थियोरी या नेचुरलिस्टिक थियोरी में ये बताया गया कि जो पहले हमारे पृथ्वी पे जो एलिमेंट थे वो एटॉमिक फेज में थे, फिर वो एक दूसरे से जुड़ के मॉलिक्यूलर फेज बनाए। जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके वाटर बना लिया H2O, और मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना लिया NH3, अमोनिया बना लिया NH3। मान लो कार्बन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना लिए, मीथेन बना लिए। फिर दो नाइट्रोजन जुड़ के क्या बना लिए, N2 बना लिए, वहीं पे ऑक्सीजन बन गया। तो ऐसे करके क्या हुआ कि पहले मॉलिक्यूलर फेज बना। अब मॉलिक्यूलर फेज बनने के बाद क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स या जो कंपाउंड्स बने थे वो एक दूसरे से जुड़ के कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनाए, जिनको मोनोमर बोल दिए। तो पहले तो एटॉमिक फेज में थे, फिर एक दूसरे से जुड़ के मॉलिक्यूलर फेज में हुए, और फिर वो एक दूसरे से जुड़ के क्या बन गए, क्या बना लिए, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स बना लिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म कंपाउंड एक दूसरे से जुड़कर अनेकों कंपाउंड बनाए जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है, शुगर पाया जाता है, वो भी उन्हीं से मिलकर बना है। जैसे उसका क्या फार्मूला होता है, C12H22O11 होता है ना। फिर ग्लिसरॉल बन गया, फैटी एसिड्स बन गए, एमिनो एसिड्स बन गए, नाइट्रोजनस बेसेस जो हमारी प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स होती हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। इसमें होता है ना, प्यूरिन में कौन होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। वही बात करें पिरिमिडिन में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, ठीक है ना। तो इनका निर्माण हुआ। ऐसे करके क्या हुआ कि हम अब तो जान ही सकते हैं कि भाई पहले एटॉमिक फेज में, फिर मॉलिक्यूलर फेज, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये सब बने। अब ये एक दूसरे से मिलके क्या बना लिए, बॉडी को बना लिए। अब ये एक दूसरे से मिलके क्या बना लेंगे, बॉडी को बना लेंगे, जो कि हमारी बॉडी में पाया भी जाता है, सब पाए जाते हैं। शुगर भी होता है, ग्लिसरॉल भी होता है, फैटी एसिड्स होते हैं जो कि फैट जिससे बनता है हमारा, एमिनो एसिड्स होते हैं जिससे हमारा प्रोटीन बन जाता है, फैटी एसिड्स जिससे हमारा फैट बन जाता है, वो चाहे लिपिड बन जाता है, और एमिनो एसिड्स जिससे हमारा प्रोटीन बन जाता है, नाइट्रोजनस बेसिस हो गया जिससे डीएनए हमारा बन गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके हो गया। यहाँ पे शुगर होता है तो वही पेंटोज शुगर हो जाएगा, डीएनए वाला, आरएनए वाला। तो ऐसे करके लाइफ बन गई। तो इस पे हम विश्वास कर सकते हैं, इस पे विश्वास किया भी गया। अब देखिए एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए कौन कौन से एविडेंस को हमको पढ़ना है, मतलब कौन कौन से सबूत है कि इवोल्यूशन हुआ है। तो हमारे पृथ्वी पर अनेकों सबूत मौजूद है या एविडेंस मौजूद है, जिससे पता चलता है कि पृथ्वी पर इवोल्यूशन हो रहा है या हुआ है, हो रहा या हुआ है। अब पहला होता है फॉसिल्स। जैसे कि क्या होता है, एनिमल रिमेन्स। मान लो कोई एनिमल मर गया पृथ्वी में, मतलब जमीन में दब गया। अब क्या हुआ कि हम वहाँ पे गए, अपना खेत उत बनाने लगे, देखिए कि वहाँ पे हमको हड्डी दिख रहा है, तो अब उसको निकाल के लेबोरेटरी ले गए और वहाँ पे कार्बन डेटिंग किए और पता किए कि ये एनिमल कितना साल पुराना है। मान लो एनिमल कितना साल पुराना निकला, 100 साल पुराना निकला। अब उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, शेप देखेंगे कैसा है, तो हम पता कर लेंगे कि वो इतना बड़ा था पहले, अब जाके ईसा हो गया है, या इसका एंसेस्टर है। तो ये हम पता कर सकते हैं फॉसिल्स से। अब होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स हो जाते हैं, फिर एनालोगस, इनके बारे में आगे देखेंगे। फिर एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं, फिर एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। तो ये सब क्या है, चारों, ये चारों क्या है, एविडेंस है इवोल्यूशन के एविडेंस है। अब देखिए फॉसिल्स, ये बॉडी के हार्ड पार्ट होते हैं। जो फॉसिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी के हार्ड पार्ट हैं
या हार्ड पार्ट रिमेन होते हैं जो हमें पृथ्वी सतह में दबे हुए मिलते हैं। ये इवोल्यूशन में बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस, इवोल्यूशन के लिए बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस है। इसके लिए इवोल्यूशन के लिए हम कार्बन डेटिंग करके, कार्बन डेटिंग मेथड होता है जिसे सीआईडी आप लोग देखते हैं तो वहाँ पे पता करते हैं कि कितना पुराना लाश है, चाहे कितना पुराना ये चीज़ है। तो वही तो कार्बन डेटिंग की मदद से हम ऑर्गेनिजम्स की उम्र का पता करते हैं तथा उसका साइज को देखकर बताते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स कितना साल पुराना है। मतलब कार्बन डेटिंग करके हम बताएंगे कितना साल पुराना है और उसको देख के हम बता देंगे कि वो उसका साइज कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, और वो ऑर्गेनिजम्स किस टाइप का है। तो फॉसिल से हमें ये पता चलता है, उसकी उम्र पता चल जाती है, उसका साइज पता चल जाता है और किस टाइप का एनिमल है, किस फाइलम का एनिमल है वो पता चल जाता है। अब आ जाता है हमारा दूसरा होमोलोगस ऑर्गन्स। तो देखिए इसके लिए हम आपको ट्रिक एक बनाए, होमोलोगस और एनालोगस के लिए एक हम ट्रिक बनाए आपके लिए। तो देखिए इसके लिए ट्रिक ये है ना कि आप मुट्ठी को पहले बंद कर लीजिए। होमोलोगस ऑर्गन के लिए पहले क्या कीजिए, अपने मुट्ठी को बंद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सब चीज़ एक पास में है कि नहीं है, एक पास में है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एंचेस्टर्स इसके क्या है, सेम है। जो इसके जो एंचेस्टर हैं वो क्या है, सेम है। देखिए अब इसको खोलिए, खोल दिए कि नहीं खोल दिए। तो देखिए पास से दूर जा रहा है, पास से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, पास से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। मतलब इनका ओरिजिन तो सेम है लेकिन काम क्या है, डिफरेंट हो जा रहा है। मतलब ये एक जगह तो पैदा हुए हैं लेकिन जा कहाँ रहे हैं, डिफरेंट जगह पे जा रहे कि नहीं जा रहे हैं। तो बस इससे आप याद कर सकते हैं। देखिए ऐसे करके, तो ऐसे हम बताते हैं अब क्या होता है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स जिनका बेसिक डिजाइन, एंचेस्टर, ओरिजिन क्या होता है, सेम होता है। ये क्या देखिए सेम होता है लेकिन इनका कार्य क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जब आप होमोलोगस में आइए तो मुट्ठी बंद करके खोलिए ऐसे, तो पता चल जाएगा कि जो एंचेस्टर है वो क्या है, सेम है, लेकिन जो इनके जो क्या है, जो इनके कार्य हैं उनके क्या है, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप होमोलोगस ऑर्गन याद कर सकते हैं। तो वे ऑर्गन जिनका बेसिक डिजाइन या एंचेस्टर या ओरिजिन क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि हमारा जो पोटैटो होता है, देखिए हमारा जो क्या होता है, पोटैटो होता है, ठीक है ना। नहीं पोटैटो वाला एग्जांपल तो वो एनालोगस में चला जाएगा। आप ले लीजिए फोर लिम्ब ऑफ मैन और चीता को, फोर लिम्ब ऑफ मैन और चीता, जो ह्यूमन का फोर लिम्ब होता है जैसे हाथ हो गया और चीता का जो आगे वाला दो पैर हो गया। तो इनका देखिए जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है लेकिन कार्य क्या होता है, डिफरेंट होता है। चीता उससे दौड़ने का काम करता है लेकिन ह्यूमन उससे खाने पीने का और सब कामों में यूज करता है। तो उनका काम तो डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया। हम लोग तो अब बंदर जैसे भागते नहीं है हाथ से, यहीं से बंदर से ले लीजिए और हम लोगों का ले लीजिए, तो सेम चीज हो गया कि नहीं हो गया। तो यही चीज होमोलोगस ऑर्गन होता है। वही ऑर्गन जिनके बेसिक डिजाइन, एंचेस्टर, ओरिजिन सेम होता है लेकिन कुछ भी इसमें से बेसिक डिजाइन, एंचेस्टर या ओरिजिन कुछ भी इसमें से याद कर लीजिए। तो ऐसे याद कर लीजिए, वे ऑर्गन जिनका ओरिजिन क्या होता है, सेम होता है, या उनके एंचेस्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं लेकिन कार्य डिफरेंट होता है, उसे हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। जो होमोलोगस ऑर्गन होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन दिखाते हैं। मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जब होता है ना तब ये क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स हमारे आते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स हमारे आते हैं। देखिए ये कॉमन एंचेस्टरी शो करते हैं। कॉमन एंचेस्टरी का मतलब इनके जो एंचेस्टर होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। इनका जो एंचेस्टर होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो ये कॉमन एंचेस्टरी को शो करते हैं और होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं, याद कर लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल में देखिए फोर लिम्ब ऑफ मैन एंड चीता, जो ह्यूमन का मैन का फोर लिम्ब है उसका और चीता का हो गया। दूसरा देखिए थार्ना बंगुविलिया एंड टेंडिल्स ऑफ कुकुरबिटा। देखिए जो थार्ना होता है बंगुविलिया का वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है और जो कुकुरबिटा का टेंडिल होता है वो भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो इनका जो ओरिजिन है सेम है कि नहीं है, स्टेम से मॉडिफाई हो रहे हैं, स्टेम से इनका ओरिजिन हो रहा है। थार्ना बंगुविलिया एंड टेंडिल्स ऑफ कुकुरबिटा। हार्ट्स ब्रेन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड कार्डेट्स। हार्ट्स हो गया, ब्रेन्स हो गए किसके, वर्टिब्रेट्स के। देखिए हार्ट और ब्रेन्स क्या होता है कि इनका ओरिजिन तो सेम होता है लेकिन कार्य डिफरेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, होमोलोगस हमारे ऑर्गन्स हो गए। अब आते हैं हम एनालोगस ऑर्गन्स पे। तो एनालोगस ऑर्गन जस्ट उल्टा याद कर लीजिए कि वे ऑर्गन जिनका ओरिजिन, बेसिक डिजाइन या एंचेस्टर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे लेकिन कार्य क्या होगा, सेम होगा। तो एंचेस्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट होंगे लेकिन कार्य क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन द्वारा एनालोगस ऑर्गन बनते हैं। जो हमारे एनालोगस ऑर्गन होते हैं किसके द्वारा बनते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के द्वारा बनते हैं। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, एडाप्टिव रेडिएशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आएगा। एग्जांपल में विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स, जो बर्ड्स होती हैं और बैट होती है उसका विंग्स हो गया।
आई ऑफ ह्यूमन एंड ऑक्टोपस, जो ह्यूमन का आई हो गया, ऑक्टोपस का आई हो गया। देखिए आई का काम होता है देखना, इनका ओरिजिन तो होता है ना, ह्यूमन में आई जो होता है और जो ऑक्टोपस में आई होता है, इनका ओरिजिन सेम नहीं होता है, मतलब सेम सेल से नहीं बनते हैं, लेकिन कार्य तो डिफरेंट होता है देखने का। विंग ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स, जो बैट्स होती हैं और विंग्स होती हैं, इन दोनों का काम क्या होता है, सेम होता है, उड़ना, लेकिन इनका ओरिजिन सेम नहीं होता है। वहीं बात करें स्वीट पोटैटो जो कि रूट मॉडिफिकेशन है, और वो पोटैटो की बात करें तो स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो पोटैटो का काम स्टोरेज ऑफ फूड है, वहीं में स्वीट पोटैटो का काम किस चीज का है, स्टोरेज ऑफ फूड। दोनों तो फूड को स्टोर कर रहे हैं, काम तो सेम कर रहे हैं, लेकिन इसका जो रूट मॉडिफिकेशन, इसका ओरिजिन क्या है रूट, और इसका क्या है स्टेम है। अब देखते हैं वेस्टिजियल आर्गन, चौथा हमारा था वेस्टिजियल आर्गन। तो वे आर्गन जिनके रहने न रहने से कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। तो वेस्टिजियल आर्गन्स वे आर्गन्स होते हैं जिनके रहने से और न रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वो पिन्ना हो जाता है और सीकम हो जाता है, पिन्ना हो जाता है और सीकम हो जाता है, क्या हो जाएगा, पिन्ना है और सीकम हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे कान का बाहरी वाला हिस्सा हो जाता है, कान का जो बाहरी वाला हिस्सा हो जाता है ये वाला, और हमारा सीकम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एक जियोग्राफिकल एरिया में यदि एक से ज़्यादा क्या हो रहा है, एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा है। एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है ना, कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो बदलाव है एक मतलब एक जियोग्राफिकल, मान लो एक ये जियोग्राफिकल एरिया इधर 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 है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में यदि बदल जा रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है, तो वही चीज़ हमारा एडाप्टिव रेडिएशन कहलाता है, एडाप्टिव रेडिएशन कहलाता है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में फैल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाता है एडाप्टिव रेडिएशन। यदि वही एक ही एरिया में, मान लो इसी एरिया में यहाँ से हुआ, इसी में फैल रहा है इधर उधर एक से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाता है हमारा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। अब आगे देखिए एडाप्टिव रेडिएशन, यदि इवोल्यूशन एक जियोग्राफिकल एरिया से स्टार्ट होकर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में हो रहा है, तो उसे हम एडाप्टिव रेडिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एडाप्टिव रेडिएशन। यदि इवोल्यूशन एक जियोग्राफिकल एरिया से स्टार्ट होकर अनेक मतलब डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में हो रहा है, तो उसे हम एडाप्टिव रेडिएशन कहेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, डार्विन्स, फिंचेज और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियंस। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, डार्विन्स, फिंचेज और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियंस हो गया। देखिए एक मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था कितने में, 1953 में क्या किया था कि एक एक्सपेरिमेंट किया था। मिलर ने क्या किया था कि 1953 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए मिलर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया था कि एक ट्यूब लिया था, कौन सा, डिस्चार्ज ट्यूब था, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रोड लगाया और हाई वोल्टेज दिया, और इसमें क्या भरा था कि 4 गैसेस, मीथेन था हमारा, अमोनिया थी, वाटर वेपर था, और क्या था, H2 था। कौन था, मीथेन था, अमोनिया था, वाटर वेपर था और H2 था, इसमें भरा था। और इसमें क्या किया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन कराया, जिससे क्या किया कि एक दूसरे से जुड़े और अमीनो एसिड्स बनाए, हमारा शुगर बनाए, ये सब बनाए। यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा था। यहाँ पे कितना, 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा था। तो यहाँ पे अब देख लीजिए, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर था, इधर वैक्यूम पंप लगाए थे ताकि ऑक्सीजन न रहे उसमें, क्या रहे उसमें, ऑक्सीजन न रहे, ठीक है ना। देखो जब हमारा पृथ्वी बना था तो उस टाइम क्या था, ऑक्सीजन नहीं था हमारे पृथ्वी पे, उसी को देखते हुए वैक्यूम पंप लगाया ताकि इसमें से ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। तो वैक्यूम पंप का क्या सिंपल से काम तो होता था, O2 रिमूव, मतलब ऑक्सीजन को क्या करना, रिमूव करना, ऑक्सीजन को क्या करना, रिमूव करना। अब देखते हैं इधर देखते हैं, सॉरी, देखिए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में देखते हैं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में देखिए, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन सबसे पहले क्या था, हम पहले बता ही दिए कि इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज होता है। इवोल्यूशन क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन होता है। इवोल्यूशन के सपोर्ट में 4 थ्योरी दी गई थी। इवोल्यूशन के सपोर्ट में कितनी थ्योरी, 4 थ्योरी। पहला था लैमार्किज्म को हम बोलते हैं, जो थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लैमार्किज्म के कौन सा थियरी दिए थे, द थियरी ऑफ लैमार्किज्म को हम बोलते हैं द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। दूसरा था डार्विन्स थियरी या थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसको बोलते हैं डार्विन्स थियरी या थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तीसरा था ह्यूगो डे वेरेज थियरी या थियरी ऑफ म्यूटेशन, 1990 में दिया था, ठीक है ना। तो ह्यूगो डे वेरेज थियरी था, थियरी ऑफ म्यूटेशन जिसे बोलते हैं। एक चौथा था मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन या सिंथेटिक थियरी जिसे बोलते हैं, मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन या सिंथेटिक थ्योरी। सबसे पहले वाला आप देख लेते हैं, लैमार्किज्म क्या था। लैमार्किज्म क्या था, देखिए लैमार्किज्म क्या होता है, तो लैमार्किज्म मतलब लैमार्क के द्वारा दिया गया थियरी, लैमार्किज्म बोल दिया हम। तो लैमार्क ने एक बुक लिखा था, फिलॉसफी जूलॉजिक्वी, एक बुक लिखा था। इन्होंने 3 टर्म दिया था, कितने टर्म दिए थे, 3 इनवर्टिब्रेट टर्म दिया था, एनिलिडा दिया था और बायोलॉजी, ये तीनों टर्म दिए थे इन्होंने। इनवर्टिब्रेट
एनिलिडा और बायोलॉजी इन्होंने टर्म दिया था। और लमार्किज्म को हम बोलते हैं द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी इन्होंने ये बताया था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होंगे, जो कि सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है, जो कि एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब जो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज किए जा रहे हैं, वही क्या होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो लमार्किज्म थियरी को हम बोलते हैं थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब कि वे गुण नया मतलब अगले जनरेशन में जाते हैं, वे गुण अगले जनरेशन में जाते हैं जो कि उस ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा यूज किए गए हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज किए गए हों। तो देखिए यह थियरी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स पर बेस्ड थी, न कि सेक्सुअल पर। किस पे बेस्ड थी? एक्वायर्ड पे, सेक्सुअल पे नहीं थी, एक्वायर्ड पे बेस्ड थी, न कि सेक्सुअल पर। लैमार्क के अनुसार वे कैरेक्टर्स ऑर्गन्स अगले जनरेशन में जाते हैं जो उसे ऑर्गेनिज्म द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि जिराफ वाला एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा? जिराफ वाला एग्जाम्पल। तो जिराफ क्या था? जिराफ वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं तो जिराफ में क्या था कि उसकी गर्दन बहुत बड़ी थी। तो पहले क्या था कि जिराफ की गर्दन उन्होंने बताया कि छोटी थी, पहले क्या थी? छोटी थी। तो वो क्या करता था कि पेड़ को खाता था। पहले मान लो कितना छोटा पेड़ था, पहले इतने छोटे छोटे पेड़ थे, फिर बड़े पेड़ थे, मान लो बड़े थे छोटे पेड़ थे। तो क्या किया कि जब जिराफ की गर्दन यहाँ पे छोटी थी तो यहाँ के तो पेड़ को खा गया, जो इतने छोटे पेड़ थे उनको ये क्या किया? खा गया, यहाँ की पत्तियां खत्म हो गई। अब क्या किया कि अपने गर्दन को थोड़ी थोड़ी ऊपर करने लगा। क्या करने लगा? ऊपर करने लगा, ताकि यहाँ पे जो पत्तियां लगी हैं उनको खा सके। इसकी वजह से, इस गर्दन का बार बार यूज करने की वजह से इसका गर्दन क्या हो गया कि बड़ा हो गया। तो इन्होंने यही बताया था कि क्यों बड़ा हो गया। इन्होंने इनके थियरी के अनुसार यही कि उसने गर्दन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर दिया, मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर जो हो गया उसका गर्दन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया, जिसकी वजह से उसकी गर्दन क्या हो गई? बड़ी हो गई। अब देखिए इस थियरी को पास्चर द्वारा क्या कर दिया? डिस्प्रूव कर दिया, मतलब पास्चर ने इसको गलत ठहरा दिया। कहीं कहीं विजमान लिखा होता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट होता है। इस थियरी को कौन? पास्चर द्वारा डिस्प्रूव कर दिया गया था। इन्होंने चूहे को पूंछ को, देखिए इसको डिस्प्रूव किया था तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि जो पास्चर ने डिस्प्रूव किया था तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि चूहे की जनरेशन को 22 मतलब चूहे की पूंछ को 22 जनरेशन तक काटा। हाँ तो देखिए, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, इधर देखिए। तो जो लैमार्क थे उन्होंने क्या दिया था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर पे बेस्ड दिया था थियरी। उन्होंने ये बताया था कि ऑर्गेनिजम्स का जो गुण होगा वह गुण अगले जनरेशन में जाएगा जो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज करे, जैसे हमारा जिराफ वाला हो गया। अब इसको डिस्प्रूव कर दिया था हमारे पास्चर जी ने। पास्चर ने ये बताया था कि ये गलत चीज़ है, ये गलत बात है। उन्होंने इसके स्थान पर जर्मोप्लाज्म थियरी दी और इन्होंने ये बताया था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं जाते हैं, वे कैरेक्टर जाते हैं जो कि गैमीट के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। किसके द्वारा? गैमीट के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। वे क्या होते हैं? अगले जनरेशन में जाते हैं। इसको मतलब डिस्प्रूव करने के लिए ये तो थ्योरी थी, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने ये भी एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो चूहा था ना उसकी, मान लो एक चूहा लिया और उसको मतलब 22 जनरेशन तक उसकी पूंछ को काटा। जो चूहा था ना उसकी जो पूंछ थी उसको 22 जनरेशन तक काटा, मतलब उसका बच्चा हुआ उसका भी काटा, उसका हुआ उसका भी काटा, ऐसे करके 22 जनरेशन तक काटा। लेकिन फिर भी चूहा का जो पूंछ था वो गायब नहीं हुआ। भाई काट रहा है तो गायब हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे गर्दन का यूज कर रहा था तो गर्दन बड़ा हो गया, वैसे ये जो चूहा का पूंछ था वो काटने से बार बार काटने से गायब हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ था। और एग्जांपल दिए थे पिन्ना और नोच का, हमारे पिन्ना का दिए थे और नोच का दिए थे। पिन्ना का बोले थे कि इसका हम तो कोई यूज नहीं करते हैं, इसका कोई यूज नहीं करते हैं तो इसको तो गायब हो जाना चाहिए। और नोच होती है ऊपर से, इसका कोई यूज ही नहीं, तो क्या कर रहे हैं? इसको गायब हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पिन्ना का भाई यूज होता है वाइब्रेशन कलेक्ट करने में, ठीक है ना। वाइब्रेशन कलेक्ट करती है, मतलब ध्वनि को ध्वनि के जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, जो साउंड के, उसको कलेक्ट करती है और हमारे इनर ईयर तक पहुंचाती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक, ठीक है ना। और तीसरा उन्होंने ये दिया था कि रेसलर्स है पावरफुल मसल्स। जो रेसलर्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो कि WWE वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? उनके पास पावरफुल मसल होता है जो कि क्या होना चाहिए? उनके बच्चों में चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा थोड़ी है कि अब बाप क्या है, मतलब जो उसका फादर है वो फादर है रेसलर है तो उसका बेटा भी उसका मतलब पैदा होगा तो उसका वैसा ही बॉडी होगा, ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये सब एग्जाम्पल देके इसको क्या कर दिया? डिस्प्रूव कर दिया पास्चर की थियरी को। अब आगे देखते हैं डार्विनिज्म। दूसरा कौन था? डार्विनिज्म ने क्या दिया था? नेचुरल सिलेक्शन थियरी दी थी। नेचुरल सिलेक्शन थियरी, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। तो चलिए देखते हैं डार्विनिज्म नेचुरल सिलेक्शन थियरी। इस थियरी को चार्ल्स डार्विन ने 1831 में दिया था। कितने में? 1831 में दिया था। ये अपने शिप HMS बीगल से गैलोपाज आइसलैंड पर गए थे। जो डार्विन थे ना, उन्होंने अपने शिप, उनका शिप कौन था? HMS बीगल, और उससे कहाँ पे गए थे? गैलोपाज आइसलैंड पे, जो कि गैलोपाज आइसलैंड को हम क्या बोलते हैं? द लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन। मतलब वहाँ पे आप इवोल्यूशन को जाके अपने आंखों से देख सकते हैं।
तो भाई ये अपने शिप HMS बीगल से गैलोपाज आइसलैंड पर गए थे, और इस गैलोपाज आइसलैंड पे गए थे, और गैलोपाज आइसलैंड को हम क्या बोलते हैं, द थियरी लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन, द लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। एक सेकेंड, अब देखिए, और इन्होंने ये वहाँ पे ये जाके देखा ना कि वहाँ पे जो पक्षियाँ थी उनके जो बीक थे वो सेम तरह के थे, क्या थे, सेम तरह के थे, जो कि सीड को खाने का काम करते थे, सेम तरह के। लेकिन कुछ समय बाद ये होने लगा ना कि उनका जो चोंच था या बीक का शेप था ना वो डिफरेंट होने लगा, डिफरेंट हो गया। मतलब 10 सालों बाद उनको फिर पता, मतलब वो फिर गए और फिर देखे कि क्या हुआ कि वहाँ पे जो वहाँ पे बीक का जो सेम तरह के जो वहाँ पे बीक था, जो उनका चोंच था वो सेम तरह का नहीं रहा, कुछ डिफरेंट मतलब उनका स्ट्रक्चर हो गया, जिससे कि वो अलग अलग चीज़ों को खाने लगी। तो यह एक एडाप्टिव रेडिएशन का केस था, एडाप्टिव रेडिएशन का। अब देखिए थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो डार्विन ने बताया था। इन्होंने ये बताया था कि यदि आपको इस नेचर में रहना है, यदि आपको इस नेचर में रहना है, तो डार्विन नेचुरल सिलेक्शन में क्या बताया था कि यदि आपको इस नेचर में रहना है तो आपको नेचर के अनुसार रहना होगा, नहीं तो ये नेचर आपको खा जाएगी, आपको मार डालेगी, ठीक है ना। तो इन्होंने यही बताया था सिंपल सा, यदि आपको किसी एरिया में सर्वाइव करना है तो उस एरिया के जैसे बन के रहना पड़ेगा। जैसे कि इस दुनिया में बहुत मतलब बुरे लोग भरे पड़े हैं, तो आपको बुरा बन के रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस बुरे बन के रहिए, हम तो अभी अच्छे बनने को नहीं कहेंगे आपको, ठीक है ना। तो देखिए, तो उन्होंने यही बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने थियरी दिया था, यदि आपको इस दुनिया में रहना है तो दुनिया के जैसा बन के रहिए। तो इस थियरी में डार्विन ने यह बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा, तब सर्वाइव कर पाएगा जब वह नेचर के साथ चलेगा। किसके साथ? नेचर के साथ चलेगा। 1850 में इंग्लैंड में व्हाइट और डार्क मार्क थे। देखिए अब बात होती है 1850 की, दो बात करेंगे हम, एक 1850 की करेंगे, एक 1920 की करेंगे। तो पहले 1850 वाला कर लेते हैं, 1850 वाला। देखिए 1850 ईस्वी के समय क्या हुआ था कि इंग्लैंड में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज नहीं थी वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम था। आप याद कर लीजिए, एकदम सुन लीजिए, एक बार मन से याद हो जाएगा, एकदम एकदम ध्यान से, एकदम गौर से सुनिए, फोकस करके देखिए। 1850 में क्या था कि इंग्लैंड में ना इंडस्ट्रीज कम थी वहाँ पे। तो वहाँ पे मॉथ पाए जाते थे, जो मॉथ मतलब आप तितली समझ लीजिए, आप लोग बस वैसा स्ट्रक्चर आप ले लीजिए दिमाग में, तितली समझ लीजिए, वैसा स्ट्रक्चर आप दिमाग में लीजिए, मॉथ होता है वैसे ही होता है। तो वहाँ पे दो तरह के मॉथ थे, एक ब्लैक वाला था, एक व्हाइट वाला था। तो ब्लैक वाला व्हाइट वाला था, दो थे, ब्लैक और व्हाइट। तो मान लो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ब्लैक हो गया, और मान लो कि यहाँ पे हम इसको ब्लैक वाला ले लेते हैं, इसको हम क्या ले लिए, व्हाइट वाला ले लिए, ब्लैक वाला ले लिए, व्हाइट वाला ले लिए। मान लो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पेड़ हो गया। तो पेड़ क्या हो गया, क्या था कि यहाँ पे मान लो कि पहले एक सेकेंड आपको हम कुछ मान लीजिए, यहाँ पे ये हमारा पेड़ हो गया। तो देखिए पहले अभी हम 1850 वाली बात कर रहे हैं। तो उस समय वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो जो पेड़ का बार्क था ना व्हाइट कलर का थोड़ा थोड़ा था। कैसा था? व्हाइट कलर का था। कैसा था? व्हाइट कलर का था। तो मान लो यहाँ पे कोई माथ आके बैठा, मान लो यहाँ पे कोई माथ आके बैठा, यहाँ पे एक माथ बैठा हमारा, और एक यहाँ पे आके बैठ गया माथ, ठीक है ना। तो ये जो ब्लैक वाला रहेगा, तो यहाँ पे ब्लैक वाला रहेगा, वो ज़्यादा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ब्लैक वाला ज़्यादा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ब्लैक वाला क्या हो रहेगा, ज़्यादा दिखेगा, ब्लैक वाला ज़्यादा दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन जो ये व्हाइट वाला रहेगा, वो व्हाइट मान लीजिए, इसको व्हाइट वाला नहीं दिखेगा, जिससे जो प्रीडेटर आएगा इसे खाने, तो इसको देख नहीं पाएगा, इसको देख के क्या करेगा, इसको खा जाएगा। तो उन्होंने सिंपल सा यही बताया कि इस जो मतलब उनके द्वारा यही क्या बताया गया कि इसको उस समय 1850 में किसको घाटा होता था? ब्लैक वाले को, क्योंकि वो टहनियाँ थी, चाहे जो उसका बार्क था वो वाइट कलर का था, जिसकी वजह से ब्लैक वाले छुप नहीं पाते थे, जिससे क्या करता था कि ये मार देते, जो प्रीडेटर आते थे इनको वो खत्म कर देते थे। लेकिन अब 1950 की बात करते हैं, 1920 की बात करते हैं, 1920 की, 1920 की बात करते हैं। उस समय क्या हुआ कि पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से जो ब्लैक वाला था इसमें छुप जाता था, ब्लैक वाला इसमें बनाएंगे तो दिखेगा नहीं, और जो व्हाइट वाला था वो क्या होने लगा था, दिखने लगा था। अब इसको तो आप यहाँ से हटा दीजिए, अब इसको ले लीजिए, तो ब्लैक वाला छुप जाता था, अब ये वाला दिखने लगा था। तो जो प्रीडेटर आता था, मतलब प्रीडेटर मतलब इसको जो खाने वाला, इसको खत्म कर देता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दो केसेस हो गए। 1950 वाले में क्या हुआ था कि ब्लैक वाले को नुकसान मिल रहा था, लेकिन 1850 वाले में, और 1920 वाले में किसको मिल रहा था, व्हाइट वाले को नुकसान मिल रहा था। तो यही उन्होंने सिंपल सा बताया था। तो इन्होंने यह बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म तब सर्वाइव कर पाएगा जब वो नेचर के साथ चलेगा। 1850 में इंग्लैंड में व्हाइट और डार्क मार्क थे, तब वहाँ इंडस्ट्रीज कम थी, जिसके कारण पेड़ों का बार्क थोड़ा साफ सुथरा व्हाइट कलर का था, जिसके कारण व्हाइट मार्क प्रीडेटर से
छुप जाती थी और बच जाती थी, लेकिन ब्लैक मार्क न छुप पाने के कारण प्रीडेटर द्वारा खत्म कर दी जाती थी। इसका जस्ट उल्टा अब 1900 किस में चले जाइए, 20 में चले जाइए, और इसका उल्टा करके आप याद कर लीजिए सिंपल सा कि वहाँ पे ब्लैक वाले को फायदा होगा क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा होगा। जैसे वहाँ पे टहनियाँ जो बार्क थी वो ब्लैक हो गई, जिससे वो छुप जा रहे थे, जिससे प्रीडेटर से बच जा रहे थे। लेकिन जो व्हाइट वाला था वो छुप नहीं पा रहा था, इसी वजह से वो बच नहीं पा रहा था। ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब देखिए केसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का एक केस देखते हैं हम लोग, इवोल्यूशन बाय आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन जो हमारा हो रहा है ना, उसका एक केस है, और उसका एक केस कौन सा है, आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन वाला। तो इवोल्यूशन बाय आर्थ्रोपोजेनिक एक्शन, इसको हर्बिसाइड्स तथा इंसेक्टिसाइड का यूज करके इंसेक्ट्स को मारा जाता था। पहले क्या होता था कि जो हर्बिसाइड्स थे और इंसेक्टिसाइड, जो कि हर्बिसाइड्स मतलब हर्बिसाइड्स मतलब जो हर्ब्स को खाने वाले होते हैं उनको मारता है, और इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट्स को मारने के लिए। तो ये केमिकल्स होते हैं, हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का यूज करके इंसेक्ट को मारा जाता है। ठीक है ना, ताकि फसल का नुकसान ना हो। तो उनमें केवल वे इंसेक्ट बचते हैं जो केवल हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के प्रति रेजिस्टेंस हो। तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन में हम लोग क्या पढ़े हैं, यही पढ़े हैं ना कि क्या उस नेचर के साथ ढल जाए। तो वही इसमें होता है कि जो इंसेक्ट इन दोनों को सहन कर लेगा, मतलब इस केमिकल को सह लेगा, वो तो बच जाएगा, और जो नहीं सह पाएगा वो मर जाएगा। जैसे हमारा नीट का एग्जाम हो रहा है तो क्या होगा, जो ज़्यादा बेटर होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, कॉलेज पहुँच जाएगा, और जो नहीं होगा वो घर रह जाएगा। यही होता है ना। तो बस यही सिंपल सा यहाँ पे भी है, जो हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड के प्रति क्या हो, के प्रति क्या रेजिस्टेंस हो वो बच जाएंगे, और जो नहीं होंगे वे मर जाएंगे। एक था इम्ब्रियोनिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। अब देख ले इम्ब्रियोनिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन क्या होता है। इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन इम्ब्रियो से रिलेटेड है। तो इसको किसने प्रपोज किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था। इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन को अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था, और इन्होंने बताया था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उनका जो इम्ब्रियोलॉजिकल फेज होता है, इम्ब्रियो वाला फेज हो जाता है, जाइगोट के बाद जो हमारा इम्ब्रियो वाला फेज होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, वो क्या होता है, सिमिलरिटी शो करता है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने यही बताया था कि जो इम्ब्रियो होगा उससे सिमिलरिटी शो करेगा, लेकिन जब वो बड़े होंगे तो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। इसको डिस्प्रूव कर दिया था अर्नेस्ट वान बियर ने। इसको डिस्प्रूव कौन किया था, इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन को अर्नेस्ट वान बियर ने किया था। और इसको दिया कितने था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। हैकेल ने दिया और वार्न बियर ने क्या कर दिया, इसको डिस्प्रूव कर दिया। अब देख लीजिए डार्विन और ह्यूगो डे वेरीज में कंपटीशन चलता है। तो डार्विन जो इवोल्यूशन के बारे में क्या बताते हैं, डार्विन इवोल्यूशन के बारे में क्या बताते हैं कि इवोल्यूशन में माइनर वेरिएशंस होती है, थोड़ा मतलब बहुत पॉइंट में चेंजेज होता है। माइनर वेरिएशन मतलब बहुत थोड़ा चेंजेज होता है। वही ह्यूगो डे वेरीज क्या बताते हैं, म्यूटेशन होता है, मतलब एक बाय एक चेंज हो जाता है। स्मॉल और डायरेक्शनल होता है। डार्विन ने क्या बताया कि जो इवोल्यूशन का चेंज होता है वो क्या होता है, स्मॉल और डायरेक्शनल होता है। स्मॉल होगा मतलब छोटा स्टेप में होगा, और डायरेक्शन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। लेकिन वही ह्यूगो डे जी बोलते हैं कि रैंडम होता है, मतलब रैंडम होगा, स्मॉल नहीं होगा, कोई रैंडमली हो जाएगा, और डायरेक्शन लेस होता है। रैंडम डायरेक्शनलेस एकदम इसको याद कर लीजिए यार आप लोग। रैंडम डायरेक्शनलेस, इसको देखने का क्वेश्चन मिलता है हमें। रैंडम और डायरेक्शनलेस होता है। और देखिए, और डार्विन ने बताया था कि जो इवोल्यूशन होता है स्लो चेंजेज होता है, लेकिन उन्होंने बताया था कि सिंगल स्टेप होगा और लार्ज म्यूटेशन होगा। क्या होगा, लार्ज म्यूटेशन होता है, जिसको हम सेल्टेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्टेशन बोलते हैं। तो ह्यूगो डे वेरीज के अनुसार, ह्यूगो डे वेरीज के अनुसार सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है इवोल्यूशन में, जिसे हम साल्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साल्टेशन कहते हैं। और जो ह्यूगो डे वेरीज थे म्यूटेशन थ्योरी दिए थे, तो उन्होंने किस पे काम किया था, इवनिंग प्राइमरोज पे काम किया था। किस पे, इवनिंग प्राइमरोज पे काम काम किया था। अब आगे देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आप लोग को जानना है ईरा के बारे में। अच्छा, अब ये थोड़ा नोट कर लीजिए। एक मछली थी कोइलोसेंथ, मतलब सिलोकैंथ थी। एक मछली कौन थी, सिलोकैंथ, जो कि विलुप्त हो चुकी थी। लेकिन हमें कुछ मतलब 1938 ईस्वी में 1938 में पता चला कि ये साउथ अफ्रीका में भी पाई जा रही है। ठीक है ना। तो जो सिलोकैंथ मछली थी वो विलुप्त हो चुकी थी, ऐसा हमें पता था। लेकिन 1938 में हमको देखने को मिली कि साउथ अफ्रीका में अभी है। दूसरा था बिगेस्ट डायनासोर्स, जो हमारा डायनासोर्स की प्रजातियां थी उसमें सबसे बड़ा कौन था, ट्रायनोसोरस था। कौन था, ट्रायनोसोरस था, जो कि 20 फीट ऊंचा था। कितना, 20 फीट ऊंचा था। तो सबसे बड़ा डायनासोर था हमारा ट्रायनोसोरस, जो कि 20 फीट ऊंचा था। कितना था, 20 फीट ऊंचा था। आप लोगों ने जुरासिक पार्क मूवी देखी है, जुरासिक पार्क हमको तो मिलती ही नहीं है देखने के लिए, कितना बार कोशिश की मिला ही नहीं। देख लेंगे, देखें कुछ सीन को देखें, कट जो यूट्यूब पे मिल जाता है। तो देखिए बिगेस्ट डायनासोर था, उसे हम ट्राइनोसोरस बोलते हैं, जो कि 20 फीट ऊंचा था। अब देखिए फर्स्ट मैमल था, वो कहता था वियर लाइक श्रीव, फर्स्ट मैमल वियर लाइक श्रीव। अब इसको बताते हैं। देखिए ईरा मतलब टाइम,
ईरा मतलब टाइम, ईरा मतलब टाइम, तो ईरा मतलब टाइम देखिए, ये सबसे पुराना टाइम हो गया, ये मिडिल वाला, ये जो नया वाला समय इस समय चल रहा है 100 200 500 साल पहले का, चाहे 1000 साल का, ये समझ लीजिए 1 लाख साल पहले का होगा, ये 50 लाख हो, ये 1 लाख हो गया, ये 50,000, ये 10,000, ऐसे करके याद कर लीजिए। तो ये पुराना वाला टाइम उसको हम पैलियोजोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलियोजोइक। फिर जो मिडिल वाला होगा उसको मीजोजोइक, और जो सबसे इस समय नया वाला न्यू वाला उसको हम कोइनोजोइक बोलते हैं। तो पुराना वाला पैलियोजोइक, पुराना प से पैलियोजोइक, पुराना पैलियोजोइक, पुराना पैलियोजोइक, ठीक है ना। ये होगा मीजोजोइक, ये होगा कोइनोजोइक। अब देखिए कोइनोजोइक को दो 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 पीरियड में बांटा गया, एक था क्वांटरनरी पीरियड, एक था टर्सरी पीरियड। नाम याद कर लीजिए आप लोग, इसमें कुछ नहीं है, आप लोग बस 10 मिनट इसको ध्यान से देख लीजिए, हम ऐसे कर देना, आप नोट कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। हम एक बार समझा दे रहे हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बताएंगे, बस समझा दें एक बार। देखिए कोइनोजोइक क्या था कि क्वांटरनरी पीरियड इसमें पाया जा रहा था, और टर्सनरी पीरियड। मीजोजोइक में 3 होता है, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक पीरियड। कौन सा? क्रिटेशियस हो जाएगा, जुरासिक और ट्रायसिक पीरियड हो जाएगा। पैलियोजोइक में कौन था? परमियान हो जाएगा, कार्बोनीफेरस हो जाएगा, और डिवोनिया हो जाएगा, और सिल्यूरियान हो जाएगा, ठीक है ना। तो परमियान हो जाएगा, कार्बोनीफेरस हो जाएगा, और डिवोनिया हो जाएगा, और सिल्यूरियान हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो ये हमारा 3 फेज है ना, नीचे वाला 3 फेज, कार्बोनीफेरस, डिवोनिया और सिल्यूरिया, इसमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति हुई थी। क्या हुई थी? जिम्नोस्पर्म की जन्म हुआ था, समझो कि। अब ये क्या करते हैं, इनके लिए गोल्डन एज ये वाला हो जाता है, मीजोजोइक। देखिए पैलियोजोइक में ये तीनों उत्पन्न होते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, ये नहीं जब याद हो रहा है तो ऐसे याद कर लीजिए कि पैलियोजोइक में कौन हुआ? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये प्लांट थे। और इधर बात करें तो रेप्टाइल्स, एनिमल्स और फिशेस, ये तीनों, इन तीनों का उत्पत्ति हुआ इस स्टेज में, इस एज में, पैलियोजोइक में टाइम में। अब मीजोजोइक में आ जाते हैं। मीजोजोइक में किसका ओरिजिन हुआ? मीजोजोइक में एंजियोस्पर्म का हुआ। मीजोजोइक में किसका हुआ? एंजियोस्पर्म्स का। और कोइनोजोइक में किसका हुआ? कोइनोजोइक में किसका हो गया? कोइनोजोइक में किसका हुआ? किसी का नहीं हुआ। कोइनोजोइक में अभी किसी का इसमें नहीं दिया है, एनसीईआरटी में शायद दिया नहीं है। देखिए पैलियोजोइक में जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म बने थे ना, ये इसमें तो बन गए थे, लेकिन इनकी मात्रा कब ज़्यादा बढ़ गई? किस एज में? मीजोजोइक एज में आके इनकी मात्रा क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। मतलब जन्म ये लोग यहाँ पे लिए, लेकिन राज किए, मतलब गोल्डन एज इनके लिए किस में आया? इसमें आया। जैसे कि ह्यूमन के लिए गोल्डन एज उसका सेक्सुअल वाला एज होता है, जो सेक्सुअल वाला एज होता है उसके लिए गोल्डन एज होता है, सबसे ज़्यादा उस समय वो खुश होता है, ठीक है ना। तो इस वैसे ही समझ लीजिए आप लोग। इसमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन तीनों एज में, जो नीचे वाला 3 है, इसमें या पैलियोजोइक में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनके लिए गोल्डन एज मीजोजोइक हो गया। अब जो एंजियोस्पर्म का उत्पत्ति तो मीजोजोइक में हुआ था। मीजोजोइक में किस में हुआ था? क्रिटेशियस में हुआ था, लेकिन इन्होंने राज किस में किया? इस वाले में, क्वांटरनरी पीरियड में और टर्सरी पीरियड में। इस समय जो राज कर रहे हैं वही हमारा क्वांटरनरी या टर्सरी पीरियड जो चल रहा है, इसमें एंजियोस्पर्म में तो राज कर रहे हैं, फल देने वाले, सीड वाले, वही तो कर रहे हैं ना। तो इनके लिए गोल्डन एज हो गया। यही एनिमल्स में आ जाते हैं तो रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेज। देखिए जो नीचे वाला 3 है, कार्बोनीफेरस, डेवोनिया और सिल्यूरिनिया, पैलियोजोइक के जो तीनों पीरियड है, इन पीरियड में देखिए सिल्यूरियान में किसका? फिश का उत्पत्ति हुआ, लेकिन उसके अगले फेज में जाके इसके लिए गोल्डन एज हो जाएगा, उसमें जाके वो मजे करेगा डिवोनिया में। अब जो डिवोनिया में बना एम्फीबिया, तो वो किस में जाके करेगा? कार्बोनीफेरस में। डिवोनिया में बना हमारा एम्फीबिया, किस में करेगा जाके? कार्बोनीफेरस, उसका गोल्डन एज हो गया। वही बात करते हैं, उत्पन्न हुआ कार्बोनीफेरस में कौन? कार्बोनीफेरस में मतलब पैलियोजोइक का जो है, कार्बोनीफेरस में उत्पन्न हुआ कौन? रेप्टाइल्स, लेकिन उसके लिए गोल्डन एज कौन सा हो जाता है? हमारा मीजोजोइक हो जाता है। जब मीजोजोइक में हमारा रेप्टाइल्स राज करते थे। रेप्टाइल्स कौन थे हमारे? देखिए मैं जुरैसिक आ गया। जुरैसिक मतलब जो हमारा क्या था कि डायनासोर था। तो डायनासोर इसमें जब राज करते थे, जब डायनासोर धरती पे थे, तो वहां पे कोई नहीं था, कोई था नहीं ना, डायनासोर सबको मार डालते थे, अकेले रहते थे वो, समझे ना। तो यहाँ पे राज कौन करते थे? हमारे जुरैसिक में समझिए, मीजोजोइक में कौन राज करते थे? हमारे डायनासोर या रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स की उत्पत्ति तो इसमें हुई थी, पैलियोजोइक के कार्बोनीफेरस में, लेकिन राज किए थे इस वाले में, मीजोजोइक के इन तीनों में, क्रिटेशियस में, जुरैसिक में और ट्रायसिक में। सबसे ज्यादा राज किए थे जुरैसिक में। जुरैसिक पार्क मूवी इसीलिए रखा गया है ताकि इससे याद, मतलब आप लोग याद कर लीजिए, इसीलिए हम बता रहे हैं जुरैसिक में। अब देखिए, अब जो हमारी बर्ड्स थी, मैमल्स थी, उत्पन्न तो यहाँ पे हुई थी, लेकिन इन्होंने राज किसमें किया? आके क्वांटरनरी पीरियड और टर्सरी पीरियड में। देखिए यहाँ पे तीर दिखाया है ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मिला लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। गोल्डन एज इनके लिए हो जाता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए लास्ट में कुछ दिया गया है यहाँ पे ह्यूमन के लिए, ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ था, ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ था, ह्यूमन इवोल्यूशन। देखिए सबसे पहले डायपिथेकस आया था, उसके बाद रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, फिर जावा मैन को हम होमो इरेक्टस भी बोलते हैं, फिर पेकिंग मैन हो जाता है, फिर निदरतल मैन, फिर क्रोमैग्नन, फिर मॉडर्न मैन हो जाता है,
अब इसका ब्रेन कैपेसिटी आप याद कर लीजिए। होमो एबिलिस का 650 से 800 सीसी, जावा मैन या होमो इरेक्टस बोलते हैं उसका 900 सीसी हो जाता है, निदर्थल मैन का 1400 सीसी और क्रायोमैग्नन का 1600 सीसी होता है। तो चलिए ठीक है, ये हमारा इवोल्यूशन चैप्टर समाप्त होता है। तो चलिए ठीक है, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, बाय बाय।